अपनी इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है इस समय हरियाणा में विकास किस रफ्तार पर है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को और साथ ही उनसे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी, और जहां पर विकास को लेकर बात होगी और सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है इसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। ओवर टू यू सुंदर जी। बहुत शुक्रिया दीपशिखा, बहुत स्वागत है सर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और फरीदाबाद कॉन्क्लेव का मकसद यह है कि फरीदाबाद जो एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था उसकी स्थिति बीजेपी में 9 साल की सरकार के बाद क्या। लेकिन सर अभी एक बड़ा मुद्दा आपकी सरकार ने ऐसे जैसे चौंका दिया देश को, नोट बंद कर दिए आपने 2000 के। विपक्ष कह रहा है फिर शुरू क्यों किए थे जब बंद करने थे। तो देखिए ये गलतफहमी है और आप जैसे लोगों को तो ये प्रचार करना भी चाहिए। नोट बंद नहीं है, इस बार नोटबंदी नहीं है, सर्कुलेशन खत्म किया है और पूरा मौका दिया है जमा करने के लिए। जिनका खाता नहीं है वहां भी 20,000 रुपये रोज बदल सकता है आदमी। तो नोट बंद नहीं किया है, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए। सर्कुलेशन 2000 के नोट का सरकार आरबीआई बंद कर रही है और ये आरबीआई ने किया है। तो ये आम लोगों के लिए थोड़ा समझा दीजिए, उनको तो यही जहन में है कि 2000 का नोट के माध्यम से आम लोगों को जरूरत क्या पड़ गई। देखिए 2000 का नोट पहली बार मार्केट में था ही नहीं, और जिस समय 2000 का नोट लेके आए थे, जब 500 और 1000 का नोट बंद किया था, उस समय सर्कुलेशन लाना था। 500 के 1000 के दूसरे नोट थे, 100 200 के, उतने छप नहीं सकते थे जितना सर्कुलेशन चाहिए था। तो उतनी मुद्रा के नोट छापना, वो 2000 का नोट इसलिए लाया गया था। तो वो आज वो उसका सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है क्योंकि जो लोगों के पास पैसा, वो मार्केट में पैसा रहा ही नहीं। 2000 का नोट गायब हो गया। और देखिए किसी भी देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए, परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, जब तक देश में परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, देश में ना महंगाई कम होगी ना देश आर्थिक तौर पे बढ़ेगा। तो ये नोट जो है सर्कुलेशन में होना चाहिए। तो 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं था। अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, तो वैसे ही मंदी आ जाएगी। तो यही तरीका बनता था। हाँ, इसके अलावा ये आरबीआई ने किया है, सरकार ने नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में। ये बजट क्या होता है? अगर बजट को मोदी जी आज मार्च से फरवरी में लेके आए, उसका मकसद यही था कि पैसा पहले बजट का खर्च होना शुरू हो जाए। बजट खर्च ना हो तो मंदी आ जाएगी देश में, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों की दुकान नहीं चलेंगी। इसलिए पैसा जितना देश का बजट का है वो सर्कुलेशन में आना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, आम लोगों को ये समझाने में आप कामयाब हो जाएं तो, लेकिन लोगों में बड़ा संशय सा है इस बात को। एक और बात सर, आप लोग हमेशा कहते रहे कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उसे लेकर देश की जनता, देश की आवाम बड़ी खुश है। लेकिन कर्नाटक के नतीजे हमने देखे, वहां आपकी सरकार थी, लोगों ने बदल दी। देखिए हर चुनाव की अलग अलग प्रकृति है सोलंकी जी। अब स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, उसकी अलग प्रकृति का है, उसमें जो व्यक्ति है वो सामने रहता है। राज्य सरकार का चुनाव है, उसकी अलग प्रकृति है, और जो केंद्र का चुनाव है उसकी अलग प्रकृति है। मैं आपको कितने उदाहरण बता सकता हूं। पीछे 6 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का चुनाव हुआ। सारी दूसरे दलों की सरकारें बनी, यानी कांग्रेस की बनी चारों जगह। लेकिन 6 महीने बाद कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें मोदी जी ने जीती, राजस्थान में 25 की 25 सीटें मोदी जी ने जीती, मध्य प्रदेश में 29 में से 26 सीटें, 27 सीटें बीजेपी ने जीती, 11 में से 8 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो हर चुनाव की अलग अलग प्रकृति है।
नहीं, फिर जो सरकारें काम कर रही हैं, जो चुनी हुई है, आपकी बीजेपी की सरकार वहां थी, तो आप ये मानते नहीं कि उसने ठीक काम नहीं किया तभी बदल दिया लोगों ने? ऐसा नहीं है ठीक काम, उसका कारण कई कारण होते हैं। उसकी पार्टी समीक्षा करेगी, हमारा आलाकमान समीक्षा करेगा, पार्टी उसकी पूरी तरह से उस पर जो उसका क्या कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी, हमारी पार्टी तो जीत की भी समीक्षा करती है और हार की भी समीक्षा करती है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मंथन करेंगे इस बात को लेकर। एक और चीज़ है जो आज के दौर में जिसकी समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे देश प्रदेश के किसान सड़कों पर बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, अनसुना कर रही है सरकार। इसके बारे में किसान कहा, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, तकरीबन खिलाड़ियों की। देखिए, खिलाड़ी हमारे देश की शान है, हमारा अभिमान है, देश का गौरव है खिलाड़ी। लेकिन इस देश में कायदे कानून से सरकारें चलेंगी या बेकायदे से चलेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उस कमेटी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हो गई, उसकी जांच चल रही है। तो ये देश कायदे कानून से चलता है। पर जांच अगर देश को आप धक्के से चलाएंगे तो धक्का तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए नहीं, हमारे अपने खिलाड़ी हैं, हमारा स्वाभिमान है, देश का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर तो एतबार करें। लेकिन मंत्री जी, आपको लगता नहीं ज्यादातर हरियाणा के वो खिलाड़ी हैं जो पूरे देश दुनिया में जिन्होंने नाम किया, आपको आगे आके इस मसले को सुलझाना चाहिए? मैं कहता हूं अपने खिलाड़ी हैं, हमारे अपने हैं, उन्होंने हरियाणा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। लेकिन खेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। जब राजनीति होती है तो यही हाल होता है। तो ये राजनीति हो रही है आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं राजनीति जो हो गई है उससे गड़बड़ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कानून पर विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे? आपके पास पावर है, हैवी इंडस्ट्री है, आप अपने डिपार्टमेंट की कुछ पूरा प्रदेश, पूरा देश आपको सुन रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके दौर में हुई? देखिए, मैं पावर के बारे में बता दूं, 2014 से पहले ये देश पावर सेक्टर में डेफिसिट में था। आज हिंदुस्तान डेफिसिट से निकल के सरप्लस में आ गया है। आज हमारे पास बिजली जितनी पीक आवर्स में खपत है 215 गीगावाट की, उससे ज़्यादा 404 गीगावाट हम पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। तो आज हमारे पास पावर की कमी नहीं है। आज हम पावर पूरे देश में वन नेशन वन ग्रिड, कहीं भी बिजली पैदा करें, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। आज देश में ये सिस्टम हो गया है। आज हम अपने देश में नहीं, दूसरे देशों को भी हम पावर दे रहे हैं, बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। और आज तो मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, वन सन वन वर्ल्ड ये कह दिया कि एक सूर्य है, एक दुनिया है, बिजली कहीं भी बनाओ सूर्य से। तो इस तरह, और उन्होंने इससे बढ़कर अभी G20 में कहा, एक पृथ्वी और एक परिवार। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी है। जोरदार तालियां हो जाए मंत्री जी के लिए। दरअसल मंत्री जी कह रहे हैं कि जो विजन खासकर 2024 की हम लगातार बात कर रहे हैं बिजली को लेकर। देखिए सोलन जी, मैं इसलिए कह रहा हूं बिजली के बारे में, 2014 से बिजली मिलती थी गांवों में 10 से 12 घंटे, आज पूरे देश में बिजली मिलती है 20 से 22 घंटे। शहरों में बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी, आज 23-24 घंटे बिजली मिलती है शहरों में। ये अंतर आया है। मंत्री जी, ये तकरीबन 8 साल से ज़्यादा आपकी मनोहर सरकार को इस प्रदेश में हो गया है, तो अगर बात करें कितने नंबर देंगे आप? क्योंकि अब 1-1.5 साल बाद चुनाव। मैं तो 10 में से 10 दूंगा। हरियाणा बनने के बाद पहली बार सरकार आई है जिसने हरियाणा एक के नारे को चरितार्थ किया है। सबका साथ सबका विकास के नारे को जमीन पर उतारा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चाहे बेरोजगारी की बात करें, सड़कों की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, चरम सीमा पे है। आपको मालूम है
70 सालों में इस देश में ग्रामीण सड़कें कितनी बनी? 3,81,000 किलोमीटर, और पिछले 9 सालों में बढ़ के होगी वो 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा। और ये मैं रिकॉर्ड है, ये मैं कह रहा हूं उसका रिकॉर्ड है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष सामने दिखता है। बिजली हरियाणा में 10 साल मौका मिला, हम तो पहली बार आए हैं हरियाणा में, 9 साल से पहली बार आए हैं अपने दम पर। गांवों में बिजली नहीं मिलती थी, 6500 गांवों में से 600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। और सोलंकी जी, मनोहर जी की 9 साल की सरकार में, आज 9 भी नहीं हुए, 8.5 साल की सरकार में आज 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। क्या कहोगे आप? क्या नहीं किया? किसान की जमीन का मुआवजा हो, किसान की फसल के खराबे का मुआवजा हो। और इससे अलावा जहां तक बुढ़ापा पेंशन की बात है, आप पूछना कितनी मिलती थी? 2014 में 2005 में 300 पेंशन होती थी, बुढ़ापा पेंशन, 2014 में मनोहर जी की सरकार को आने से पहले। और 2014 तक कितनी बढ़ाई? 9 साल में 450, और जब आखिरी 6 महीने रह गए तब 250 रुपए। 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने 700 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, और मनोहर जी की सरकार ने 9 साल में 1750 बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, 1750 रुपए। और जब 10 साल होंगे तो 2000, कहां 700 रुपए और कहां 2000? बताइए ना आप। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर उनकी चलती तो 5100 होती पेंशन। देखिए, मैं ये कहता हूं ना, आप कांग्रेस कह रहे हैं, विपक्ष कहता है, मैं विपक्ष का जवाब दे रहा हूं सोलंकी जी। नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं। और, वो तो और दूसरा एक मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जितने चौटाला। हाईवे उन्होंने बनाए उससे 10 गुना हाईवे हरियाणा में हमारी सरकार ने बनाए। नहीं, निश्चित रूप से नौजवानों को नौकरी पहले किससे मिलती थी? सिफारिश पर या पैसे पर। आज योग्यता के आधार पर मिलती है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारा। आज भ्रष्टाचार में कोई मंत्री जेल नहीं जाता, और कांग्रेस के राज में हमने कई मंत्रियों को हरियाणा में जेल जाते हुए देखा है। एक और बात, ये लगातार मंत्री जी बात आ रही है कि आपके नेताओं की तरफ से भी बयान आते हैं कि इस गठबंधन की आवश्यकता आपको है, इसकी लगती है आपको? वो कहते हैं कि 10 के 10 सांसद आप पहली बार भी तो आए हैं, इस बार भी आए। हमारे यहाँ पार्टी संगठन बड़ा है। हमारे गठबंधन होता है तब भी संगठन तय करता है, गठबंधन रहता है तब भी संगठन तय करता है। केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, वो तय करते हैं। गठबंधन करना भी उनका काम है, और गठबंधन नहीं करना वो भी उनका काम है। यह व्यक्ति तय नहीं करता। स्थानीय नेताओं की राय तो ली जाएगी। आप लोग ज्यादा जमीनी हकीकत आप ज्यादा जानते हैं, तो स्थानीय नेताओं की राय ली जाती है, वो देते हैं, इंडिविजुअली राय देते हैं, सामूहिक तौर पर देते हैं। लेकिन तो ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है हमारा कि गठबंधन किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना। गठबंधन सरकार ठीक चल रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही चल रही है। आप देख रहे हैं, कहाँ बताइए, कहाँ विरोध है? नहीं, आप लोगों के ही तरफ से जो पार्टी के लोग हैं वही कहते हैं कि काश अगर गठबंधन के बगैर इंडिपेंडेंट होते। आप मेरे तो को पिछली सरकार में ज्यादा काम हुआ। सोलंकी जी, आप गठबंधन की मजबूरी से दिक्कत मेरे को पार्टी का आदमी नहीं मानते क्या? पार्टी के आदमी तो मैं भी तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चल रहा है गठबंधन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया कर ये तय करना। देखिए, अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। चलिए, फरीदाबाद की बात कर लेते हैं। बड़े भारी मतों से 2 बार आपको जिताकर लोकसभा में भेजा है सर। ये फरीदाबाद को मिला क्या है? आपके 9 साल के कार्यकाल लगभग हो गए। सोलंकी जी, आजकल इस देश में देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है गूगल। आप गूगल निकाल लीजिए, 2014 से पहले की फरीदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, और 2014 के बाद की फरीदाबाद की तस्वीर देख लीजिए। 2014 से पहले के इस हाईवे की तस्वीर देख लीजिए, स्कूलों की, कॉलेजों की बिल्डिंगों की तस्वीर देख लीजिए, पार्कों की, सड़कों की हालत देख लीजिए, जो आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल पर पुल थे उनकी हालत देख लीजिए,
उससे पहले की बिजली कैसे आती थी उसकी हालत देखिए, नहरों में पानी कितना आता था उसकी हालत देखिए। आज यूनिवर्सिटी है, आज हर विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज है, आज पूरे फरीदाबाद में 24 घंटे बिजली मिलती है, गांव में भी मिलती है। आज पार्क सुंदर बनाए जा रहे हैं, एलईडी लाइटों से सारी सड़कें चमक रही हैं। आज एक हाईवे, दूसरा हाईवे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे, आपका सफर चाहे हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, गाजियाबाद जाना हो, चाहे जयपुर जाना हो, अभी जाओ 6 घंटे लगते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, अभी 2.5 घंटे में फरीदाबाद से आप जयपुर पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में रणथंभौर पहुंच जाएंगे, दिल्ली बड़ौदा दिसंबर तक ये सारा जुड़ जाएगा। फरीदाबाद से जेवर के लिए 6,000 करोड़ का, आप 4500 करोड़ का अपना नया नेशनल हाईवे जो केजीपी और ताजिक से जुड़ेगा। बारिशों से पहले मझावली पुल शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद से परी चौक का 20 मिनट का रास्ता रह जाएगा। ये मझावली पुल बड़ा लंबा समय नहीं ले लिया मंत्री जी से। देखिए 2 साल कोरोना ने सोलंकी जी बहुत काम पूरी दुनिया में खराब किया। 2 साल तो कोरोना में गुजर गए, तो उस कारण से पूरा। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ फरीदाबाद की नहीं, प्रदेश और देश की तस्वीर बदली है। जो 70 सालों में काम नहीं हुए उससे ज्यादा काम मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में किए हैं। अगर मैं एक एक को गिनाऊंगा तो बहुत। 70 साल में 90,000 किलोमीटर हाईवे बने और 9 साल में 50,000 किलोमीटर हाईवे। 70 साल में मैंने कहा ग्रामीण सड़कें 3,81,000 किलोमीटर बनी और 9 साल में बढ़कर वो 7 लाख किलोमीटर हो गई। 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में 74 एयरपोर्ट और बनाए गए। 70 साल में 20,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, 9 साल में 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन। आज रेलों की स्पीड देखो, रेलों का खान पान देखो, वंदे भारत देखो, 400 चलाने का निर्णय, आप सब कुछ देखे ना। हर शहर में आपके पासपोर्ट ऑफिस बन गए, सिकिल यूनिवर्सिटी बन गई, पूरा पलवल एलिवेटेड कर दिया। आप देखिए जितने आरओबी पीयूबी कांग्रेस के राज में बने, आज देश के हर फाटक पर आरओबी बन गया। नहीं, ये सड़कों की जो बात है ये पूरा देश का हर व्यक्ति मानता है कि सड़कों को लेकर आपकी सरकार ने अच्छा काम सोलंकी जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए 80,000 एमबीबीएस एमडी की सीटें होती थी 70 साल में, आज वो बढ़कर 1,70,000 सीटें हो गई। आप जानते हैं 70 साल में 400 कॉलेज होते थे, आज 9 साल में बढ़कर मेडिकल कॉलेज 700 हो गए। यही नहीं, 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, आज 27 शहरों में मेट्रो चलती है सोलंकी जी। 70 सालों में 289 किलोमीटर मेट्रो की लाइनें बिछी और आज बढ़कर वो 719 किलोमीटर हो गई। तो कहाँ किस ये मेट्रो की अच्छी बात की आपने, याद आ गया। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव जो मेट्रो लेके जानी थी उसकी डीपीआर बन रही है, तैयार बनेगी। इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ किस तेजी से विकास हुआ है। देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि देश पहले, इस सोच ने देश को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री की सोच भारत पहले, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं करता, अभी कल देखा आपने कि दुनिया का सबसे ग्लोबल पॉपुलर लीडर कौन है, राज टीवी में आ रहा था। 78% वोटों के साथ मोदी आज दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है, ये राज सर्वे दिखा रहे थे। देख, कांग्रेस ये कह रही है कि अब कर्नाटक में पता चल गया है कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अब आप लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी। सोलंकी जी, मैंने कहा ना हर चुनाव की अलग प्रकृति है। आपने ये भी बताया मैंने नहीं वो कि पिछली बार 2019 से 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चारों स्टेट कांग्रेस ने जेडीएस ने जीते थे। 6 महीने बाद स्वीप कर दिया मोदी जी ने। तो इसलिए हर चुनाव की अलग प्रकृति है, हर चुनाव को हर चुनाव से नहीं सोचते। अब आप देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को फरीदाबाद के नगर निगम से जोड़ने लगेंगे तो कहाँ करेंगे। ये नगर निगम से सही याद दिलाया, वो दीपेंद्र हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा हर चुनाव की अलग प्रकृति है। जानबूझ के चुनाव नहीं करवाना चाह रहे, चाहे मानेसर, फरीदाबाद, गुड़गांव। देखिए ऐसा नहीं है, लोग कोर्ट में चले गए थे। यूपी का चुनाव भी लेट हुआ, वहां ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तो ओबीसी को रिजर्वेशन तो आयोग बनाना पड़ा, आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगा, इसलिए डिले हुआ। बीसीए को आरक्षण पहली बार हम दे रहे हैं, बीसीए को, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको बीजेपी पूछ रही है। पंचायतें हों, नगर पालिकाएं हों, सब में बीसीए को रिजर्वेशन पहली बार
हरियाणा में मनोहर जी की सरकार ने दिया है। चलिए, जवाब दिया है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने। सर, एक मंत्री जी आखिरी सवाल ये कि अब जो वक्त बचा हुआ है उसमें फरीदाबाद की जनता को खासकर क्या देने वाले हैं आप? देखिए, क्या कुछ और योजना है जो जमीन पे आ देखिए, जाएंगी? मैं अभी ये सारी योजनाएं दिसंबर के बाद जितना काम फरीदाबाद में चल रहा है वो आपको सब कंप्लीट होते नजर आएगा मैक्सिमम जनवरी तक। चाहे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे है, चाहे मझावली वाला है, उसमें वो 2024 तक कंप्लीट होना है। जो अपना ये वाला है ये जेवर एयरपोर्ट वाला काम शुरू हो गया है, उसका भी वो भी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो ताज से और केडीपी से जोड़ेगा। अभी हम एक और रोड बना रहे हैं फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, कि फरीदाबाद से दिल्ली बड़ौदा से 40 मिनट में गाजियाबाद पहुंचेंगे, उससे 20 मिनट में गाजियाबाद पहुंचेंगे। उसकी डीपीआर तैयार हो गई है अप्रूवल के लिए। फरीदाबाद की इतनी बेहतर कनेक्टिविटी हुई पूरे लोकसभा क्षेत्र की, पलवल हो फरीदाबाद हो, सबको इतनी बेहतर कनेक्टिविटी पूरे देश से जोड़ दिया गया है। तो ऐसी कनेक्टिविटी कभी किसी ने सोची नहीं, कभी कुछ दिया नहीं। अब तो जो हमारे मित्र कांग्रेसी है, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। जब ये राज में थे ना इनको विकास नजर आता था, ना विकास की चिंता थी, ना किसान की चिंता थी, ना मजदूर की चिंता थी। किसान धरने पे बैठा रहता था फसल के मुआवजे के लिए और अपनी किसान की जो जमीन एक्वायर होती उसके मुआवजे के लिए। करोड़ों की जमीन इन्होंने लाखों में लूट ली। आज पहली बार मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार है, 9 साल में किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन हमने ले ली। अगर ली है तो किसान से आज के मार्केट रेट से ज्यादा रेट पे लिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है मंत्री जी ने कि जो विजन है 2024 का, खासकर जिस तरह से वोट मोदी कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जनता उन पर मोहर लगाएगी। और खासकर फरीदाबाद के लिए जो बातें गिनाई है मंत्री जी ने, उनका कहना यह है कि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार से लेकर और भी जितनी चीजें हैं उन पर सब पर ध्यान दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि मंत्री जी एक फिल्म फौजा, अच्छी बात यह कि हरियाणवी लोगों ने ही इसको बनाया है और हरियाणवी कल्चर को खासकर फौजियों के ऊपर। दीपशिखा, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। तो ये इस तरह का प्रयास है, एक तो देशभक्ति है, दूसरा हरियाणवी फिल्म कल्चर को बढ़ावा देने की बात है, इसलिए आपके माध्यम से उनका प्रोत्साहन मिल जाए। पूरी टीम को बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और अब आपके कुछ और क्षण हम यहाँ लेंगे और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी फिल्म फौजा की पूरी टीम को, जो यहाँ पर अभी इस समय मौजूद हैं। डायरेक्टर प्रमोद कुमार जी, प्रोड्यूसर अजय डालमिया जी, आपके लिए जिस तरीके से आप लोगों ने समाज को एक सार्थक प्रयास यहाँ पर देने की कोशिश की है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं हरियाणा में इस समय हरियाणा की जो फिल्मी कल्चर है उसे बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए फिल्मों का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो फिल्म है इसकी कहानी फौजियों के जीवन पर आधारित है, यानी कि राष्ट्र प्रेम से जुड़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खास ये फिल्म रहने वाली है। तो ऐसे में जोरदार तालियां यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए काफी खास जो रहने वाली है ये फिल्म, आज उसका पोस्टर लॉन्च यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो लीड एक्टर है इसमें वो पवन मल्होत्रा रहने वाले हैं, यानी कि काफी अच्छे बजट में हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाते हुए ये फिल्म जो है बहुत जल्द दर्शकों के बीच आएगी। देखिए, हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई फौजा फिल्म जो इन बच्चों ने बनाई है और जिसमें हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया गया, दिखलाया गया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं समझता हूँ अपनी संस्कृति को बचाए रखना, उसको बनाए रखना, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और आने वाली पीढ़ियों को इस फौजा के माध्यम से हमारी हरियाणा की जो कल्चर है उस सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो इसलिए ऐसे प्रयास हमारे इन बच्चों को करते रहने चाहिए। इसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस मकसद से इन्होंने फिल्म बनाई है उस मकसद में कामयाब हों, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपको थोड़ा सा और समय यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। मैं 1 मिनट अपनी फिल्म के बारे में और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, सुंदर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें मंच दिया। खबरें अभी तक का ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें ये मंच दिया।
मैं आपको एक मिनट लूंगा फिल्म के बारे में बताने के लिए। फौजा एक फिल्म है, वर्दी नहीं पर जज्बा वही। हम हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ धरोहर के रूप में कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। ये फौजा ऐसे परिवार की कहानी है जो धरोहर में अपने बच्चे को भारतीय सेना में भर्ती होना जरूरी, वो धरोहर दे के जाते हैं। और जब एक भी मंत्री जी, एक भी जवान जब सेना में भर्ती होता है ना, तो अकेला नहीं होता। हम ऐसे परिवारों से भी मिले और ऐसे परिवार की एक कहानी है कि माँ भूखी सोती है कि मेरा बच्चा खाएगा तो जवान में जाए, आर्मी में भर्ती होगा। बहन अपने पैसे खर्च को बचाती है कि भाई अगर भाई के ऊपर पैसा खर्च होगा तो वो भारतीय सेना में भर्ती होकर भारत माँ की सेवा करेगा। दोस्त उसकी हेल्प करते हैं, जब जाके एक जवान भारतीय सेना में भर्ती होता है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हरियाणा सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए 1 जून को ये भारत के 10 राज्यों में रिलीज हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि जरूर जाएं, परिवार के साथ जाएं, यही हमारे लिए एक सम्मान होगा, यही हमारे लिए बात होगी। धन्यवाद। और कृष्णपाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस पल को यादगार बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक सार्थक चर्चा हमने यहाँ पर देखी। और कृष्णपाल जी मानते हैं आपका समय कीमती जरूर होगा। कृष्णपाल जी, आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं जानती हूँ आपका समय कीमती है, लेकिन एक यहाँ पर हम इस समय माधवी हंस जी को बुलाना चाहेंगे, जो कि एक समाज सेवी भी हैं, सोशल इन्फॉर्मर भी हैं, और जिन्होंने इस समाज को एक दिशा दी है, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से महिलाएं और बेटियां इस समय समाज की बेड़ियां, रूढ़िवादी विचारधाराओं की जो बेड़ियां हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। तो सोशल इन्फॉर्मर इस समय माधवी हंस जी हमारे बीच यहाँ पर हैं और उन्हें सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी खास एक समय है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्षण है और इस क्षण को और यादगार बनाया जाएगा, क्योंकि जो लोग समाज को एक नई दिशा देते हैं उन्हें गौरवान्वित करवाना और साथ ही उन्हें सम्मान देना वाकई एक समाज को अलग दिशा देता है। तो जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और देखिए, आज चर्चाओं का जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा और इन चर्चाओं में हम लगातार बात करेंगे किस तरीके से समाज में लगातार जो विकास के काम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से और विपक्ष उन्हें किस तरीके से देखता है, इसको लेकर हम आगे अपनी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बीजेपी से सीमा त्रिखा जी को बुलाना चाहती हूँ, यहाँ मंच पर आई हैं, विधायक हैं इस समय, और साथ ही मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी नीरज शर्मा जी को, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, वो भी आ चुके हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। और इसी के साथ ही मंदिर मान जी को भी, जो कि कांग्रेस से हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि सरकार लगातार ये दावे करती है, सरकार की ओर से बहुत से काम यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी के साथ विपक्ष जो है उन कामों को अपने नजरिए से देखता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जनता के हित के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं और किस तरीके से उन कामों का फायदा आम जन को मिल रहा है।